Students, today we will discuss chapter 2, class 12th, chemistry solution, part 2. It is an important topic for board exam as well as JEE and NEET and other exam too. Even questions are asked in UPSC exam too from this chapter. Then solution we already have discussed. There are two component, one is solute, other is solvent. चूँकि हमको CBSE से लेकर IIT मेडिकल तक ले चलना है, तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं. सॉल्यूशन होमोजीनस होते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज लेस दैन 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है. यानी ये जो बात हम लोग करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे. हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे. पार्टिकल साइज इसमें बता दिए लेस दैन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, कई बार पूछा जा चुका है. अब यहाँ ये है कि सॉल्यूशन टर्म के लिए जानने के लिए हमको कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जानने की ज़रूरत होती है. कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये आपको 11th में भी पढ़ना है. तो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का कॉन्सेंट्रेशन का तरीका क्या है. तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब हो गया रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, जो पिछली कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं. आइए यहाँ समय को ख्याल में रखते हुए हम लोग बात करें मोलरिटी. एक बात है मोलरिटी, दूसरा होता है मोललिटी, तीसरा होता है नॉर्मलिटी और चौथा होता है फॉर्मलिटी. इसकी शायद फॉर्मलिटी आप पहली बार सुन रहे होंगे. तो मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और भी बहुत सारे टर्म हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा. मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोललिटी स्मॉल एम से डिनोट की जाती है, नॉर्मलिटी एन से डिनोट करते हैं और फॉर्मलिटी एफ से डिनोट करते हैं. मोलरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसको बोलते हैं हम लोग मोलरिटी. और मोललिटी होता है m, इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इट इज़ कॉल्ड एज मोललिटी. एंड नॉर्मलिटी इज़ द number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. तो ये हो गया नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोललिटी. अब देखिए यहाँ इसको मैं, चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, तो आपको मैं ये बता दूँ कि कंसंट्रेशन टर्म, जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. टेम्परेचर का इन पर असर पड़ता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट. कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में आ गया आपको पहला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी इसको डिपिक्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो यहाँ जगह वॉल्यूम टर्म आया, तो वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेगा. दूसरा हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ये भी चूँकि वॉल्यूम टर्म आया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया. मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म आया तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. नॉर्मलिटी ये भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. पीपीएम अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ है,
तो ये क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपसे क्वेश्चन नीट या जेई मेंस में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन टर्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, विच ऑफ द सॉल्यूशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब इंडिपेंडेंट में क्या हो गया, यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म में पहला हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट के हिसाब से, तो वेट पर कोई टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता, तो ये भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा मोललिटी, मोललिटी में टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा हो गया आपको मोल फ्रैक्शन पर भी, जो कि मास बाय मास है, तो यहाँ भी आपको क्या करेगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा। चौथा हो गया पीपीएम, अगर पीपीएम वेट बाई वेट इंटू 10⁻⁶ में अगर मास के फॉर्म में है, तो ये भी क्या होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। आप यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि या फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है, तो ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होंगे, हमेशा सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ मैं फॉर्मेलिटी की चर्चा करूँ कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। तो फॉर्मेलिटी को आप लिखेंगे कि फॉर्मेलिटी को F से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब यहाँ आपको ये होगा कि भाई फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कैसे हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो फॉर्मूला मास जो होता है, फॉर्मूला मास FM मैं लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड होता है, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। यानी ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये एक्सपेरिमेंट के तहत ये पाया गया कि भाई इसका फॉर्मूला मास इतना है। और आप देखेंगे कि ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया। अब यहाँ आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि पहले ही हम डिस्कस किए। अब देखिए इसको आगे और हम बढ़ाते हैं किस तरीके से कि यहाँ फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिखिएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मास ऑब्जर्व्ड, ये फार्मूला मास हो गया, इनटू वॉल्यूम। और मोलरिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू, जबकि मोलरिटी इज इक्वल टू वाइल इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी वी विल राइट मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट ही है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब यहाँ देखो ये जो मोलर मास आया ये थ्योरेटिकल मोलर मास आया, तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं W बाय मास थ्योरेटिकल इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के हिसाब से। अब यहाँ फॉर्मेलिटी को मोलरिटी से ज़रा डिवाइड कर दीजिए, तो फॉर्मेलिटी को मोलरिटी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वेट बाय मास ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और यहाँ क्या हो जाएगा वेट W और ये मास थ्योरेटिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट गया, ये वेट ये भी कट गया, F बाई एम फॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी आ गया, मास थ्योरेटिकल बाई मास ऑब्जर्व्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं I फैक्टर। आगे आप पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे जेईई मेंस में पूछा गया कि पहला क्वेश्चन ये लिखिए कि 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन, ठीक है, 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन टू फॉर्म 500 milliliter of solution, 500 milliliter of solution, then find out molarity and formality, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया कि m
क्या होगा और F क्या होगा इसका। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डिस्कस करेंगे, मोलरिटी पहले निकाल लीजिए। तो मोलरिटी कितना हो गया 2.44 डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल और इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ 2.44 डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल 122 बेंजोइक एसिड C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड का इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे। ये हो गया कितना 1/500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 100, और यहाँ क्या कर दीजिए इसको 1 2 3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 50, 2/50 को आप सिंपली कर सकते हैं ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बाई कितना हो गया 100, 0.04, इट विल कम 0.04। अब देखिए यहाँ ये क्या बताए थे कि फॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू आई। अब यहाँ देखो कि आपको क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालना है, तो फॉर्मेलिटी I इंटू एम। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जब बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेराइज हो जाएगा, ये डायमर बनाता है, यानी C6H5COOH, यहाँ कर दो COH, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ C6H5, इट विल फॉर्म डाइमर। तो यहाँ I जो होता है कि मास थ्योरेटिकल I बताए थे कि मास थ्योरेटिकल बाई मास ऑब्जर्व्ड। मास थ्योरेटिकल तो आप 1 मोल लिए और जैसे ही ये बेंजीन में गया तो 1/2 मोल हो गया, ठीक है, वो ये 2 मोल हो गया। मास थ्योरेटिकल 1 मोल हम लिए बेंजोइक एसिड, और जैसे ही ये बेंजीन सॉल्यूशन में गया तो यहाँ क्या हो गया, ये डायमराइज कर गया। मतलब क्या है कि आप तो 1 मॉलिक्यूल लिए, मतलब ये बेंजोइक एसिड लिए हैं, और बेंजोइक एसिड जैसे ही बेंजीन में गया तो ये क्या कर दिया, डायमर बना दिया, यानी डायमर। तो मास तो मान लो कि 1 मोल लिए और ये एक 1 यूनिट लिया गया, और ये कितना हो गया 2 यूनिट इसका क्या किया, कंबाइन कर लिया, तो इसको डायमर बोले। तो यहाँ जिसका इतना मॉलिक्यूलर मास था 122 था, जैसे ही ये सॉल्यूशन में गया बेंजीन में तो इसका कितना हो गया 244 ग्राम पर मोल हो गया है, यानी क्या है 244 तो 1/2। तो यहाँ क्या करोगे F इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोलरिटी हम पहले से निकाले थे 0.04, तो फॉर्मेलिटी की वैल्यू कितने आएगी 0.02। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे मोलरिटी फॉर्मेलिटी का क्या रिलेशनशिप है और कैसे इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कुछ और टर्म जैसे आते हैं कि आपको मान लो पूछ दे कि मोललिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो मोललिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ये मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डेंसिटी मोललिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1 बाय मोललिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए डिवाइडेड बाय 1000। आई थिंक कि आप कंसंट्रेशन टर्म को समझ गए होंगे, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अंधेरे में नहीं रोते हैं जिनके दम से चिराग जलते हैं। जब कोई रास्ता नहीं होता तब कई रास्ते निकलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।